नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में पिछले साल 2022 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही योगी सरकार का एक्शन जारी है। प्रदेश में कई माफिया नेता, कारोबारियों, विपक्षी नेताओं और बाहुबलियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया गया। अपने पहले कार्यकाल से ही एक्शन में चल रहे सीएम योगी अब दूसरे कार्यकाल में और भी सख्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभालते ही मुख्यमंत्री योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की कमर तोड़ने का संकल्प लिया। नतीजन पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में योगी सरकार में 10,000 से ज़्यादा पुलिस एनकाउंटर किए गए, जिसमें 175 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे भी गए। तो वहीं 15,885 इनामी अपराधियों को जेल भेजा गया। पॉक्सो अधिनियम और महिला अपराध के तहत 7,276 अपराधियों को सजा दिलाई गई, जिसके कारण पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने में प्रदेश को प्रथम स्थान भी मिला। यही नहीं, प्रदेश भर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 92 अरब 22 करोड़ 93 लाख की चल अचल संपत्तियों को भी सील करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा प्रदेश में माफिया और दुर्दांत अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 2,819 करोड़ से अधिक की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स की बात करें तो योगी की सरकार में बनने के बाद कई मुठभेड़ हुई जो चर्चाओं में रही। 5 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने झांसी के वांछित अपराधी पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर किया। पुष्पेंद्र इनकाउंटर में पुलिस ने दावा किया गया था कि उसने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र चौहान पर फायरिंग कर कार को लूट कर भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसका इनकाउंटर कर दिया गया। इसके बाद अगला मामला सामने आया साल 2020 में, जब 3 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में छिपे आरोपी विकास दुबे को पकड़ने गई टीम के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने फरार आरोपी विकास दुबे समेत 6 आरोपियों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद विकास दुबे के साथी और दायां हाथ कहे जाने वाले अमर दुबे का भी इनकाउंटर किया गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने 26 दिन 2021 में श्याम सिंह, 20 फरवरी 2023 को 1.25 लाख के इनामी बदमाश साहब सिंह उर्फ सुनील सिंह को भी मुठभेड़ में मार गिराया। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ माफियाओं का कार्रवाई की जाती है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध करने वाले राजनेताओं पर भी अपना शिकंजा कसा है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी, बदायूं की बीजेपी नेता राहुल वार्ष्णेय और अब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली माफियाओं पर भी योगी सरकार का बुलडोजर लगातार कब्जा है। बावजूद इसके सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस वर्ग विशेष को टारगेट करती है, जो कई सवालों को खड़ा करता है। तो उत्तर प्रदेश में 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, तब अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 2004 के लोकसभा चुनाव में वो सपा से सांसद बन गया, जिसके चलते इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हुई और उस सीट से उपचुनाव में अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम को उर्फ अशरफ को मैदान में उतारा, लेकिन वह 4,000 वोटों से बसपा के प्रत्याशी राजू पाल से हार गए थे। और इसके बाद शुरू हुई असली कहानी। इस जीत के बाद राजूपाल पर कई हमले हुए, जिसके लिए राजूपाल ने तत्कालीन सांसद अतीक अहमद को जिम्मेदार ठहराया और अपनी जान को खतरा बताया। फिर एक दिन यानी 25 जनवरी 2005 को राजूपाल के काफिले पर एक बार फिर हमला हुआ। इस हमले में राजूपाल को कई गोलियां लगी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का साफ हाथ बताया गया। इस बीच एक नाम उमेश पाल का सामने आया। साल 2007 में उमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद ने उनका अपहरण करवाया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि वो राजू पाल हत्याकांड के इकलौते गवाह थे। शिकायत के ठीक 1 साल बाद पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उनके भाई अशरफ और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इस मामले में कार्रवाई होती उससे पहले उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में आज प्रयागराज की
एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लेकिन अभी कई ऐसे आरोपी हैं जो उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं और जेल से ही अपना अपराध का साम्राज्य चला रहे हैं। ऐसे में अगर योगी सरकार प्रदेश को माफिया मुक्त करना चाहती है तो निश्चित ही उनके खिलाफ इसी तरह की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले सुन लेते हैं अतीक अहमद के मामले में लोगों की प्रतिक्रियाएं। मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बतलाइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। सर श्री अतीक अहमद, सर श्री दिनेश पासी और खान सोलत हनीफ को, उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। और बाकी में 1 लाख रुपए का छजपूर तीनों आदमियों को देना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपया। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। पूरे मामले में जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आज पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके कारण ही यह संभव हो सका कि अतीक अहमद को आज दोषी सिद्ध माना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी मामलों में भी तेजी से न्यायालय उन्हें दंडित करने का काम करेगा और अतीक अहमद के खौफ का जड़मूल से अंत हो जाएगा, माफिया मिट्टी में मिल जाए। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करें हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हैं, सपा प्रवक्ता निशान ठाकुर जी हैं, अधिवक्ता हमारे साथ हैं नवीन दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम वरिष्ठ चलते हैं नवीन दुबे जी के पास, अधिवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के। नवीन जी, मेरी बात आवाज़ आ रही है? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ये अपहरण के मुद्दे पे सजा मिली है उनको या हत्या वाला भी मामला जुड़ा हुआ था अतीक को? तिवारी जी, इसमें देखिए ऐसा है कि इसमें 364A का मामला था, जिसमें अधिकतम सजा का प्रावधान जो है वो उम्र कैद का है और वही सजा जो अधिकतम हो सकती थी उसके साथ में जुर्माना। तीनों का कन्विक्शन हुआ है, अतीक अहमद को और उसके 2 साथियों को, जिसमें एक दिनेश पासी है और एक और हलीम करके है जी। बाकी 7 अभियुक्त जो इसमें नामजद थे उनको बाइज्जत बरी किया है कोर्ट ने। तो लगता है मुझे कहीं ना कहीं, जैसे अतीक के भाई अशरफ को बरी किया गया है, तो कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष जिस तरीके से काम करना चाहिए था या जो सबूत जुटाने चाहिए थे, इसमें एक चीज और भी आप देखें कि मामला 2006 का है जी, कन्विक्शन हो रहा है 2023 में आने के बाद। इस पीरियड में तमाम सरकारें बदली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बसपा का भी सरकार शासन रहा है, सपा का भी शासन रहा है, उसके बाद बीजेपी का शासन रहा, फिर बीजेपी का दोबारा शासन हुआ। तो अब इस स्थिति में ये चीज बनती है कि इन 3 तत्कालीन सरकारों ने उसकी कितनी मदद की है। ये तो सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकतंत्र के बड़े जो कारिंदे होते हैं वो ये माफिया होते हैं, जिनको राजनीतिक के बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है, बल्कि या यूं कहें कि राजनीतिक लोगों का जो बैकबोन होते हैं वो ये माफिया होते हैं, इसको नकार नहीं सकते हैं। अब मेरा एक सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी के मित्र मेरे बैठे हैं, समाजवादी नवीन जी एक सवाल यहाँ ये है, कानूनी सवाल है। 2005 में जो राजूपाल की हत्या का आरोप लगा था अतीक पे और जो अभी उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा, क्या ये केस अभी चल रहे हैं, चलेंगे क्या?
निश्चित तौर पर ये केस, इनका ट्रायल अभी जारी है और मुझे लगता है कि इनके ट्रायल के बाद उसका कन्विक्शन और कड़ा होगा और फांसी की सजा का जहां तक हमारे यहाँ देश में प्रावधान है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर ही की जाती है। उम्र कैद मैं समझता हूं फांसी से ज्यादा खतरनाक होती है। यदि अपराधी को जेल में उस तरीके से रखा जाए जैसा जेल मैनुअल कहता है, लेकिन होता क्या है वो एक अलग स्टोरी है। वास्तविकता ये है उम्र कैद वास्तव में बहुत खतरनाक, आदमी तिल तिल करके मरता है जेल के अंदर, लेकिन जेल मैनुअल का अगर वास्तविकता के साथ सही पालन किया जाए तो। जी चलिए, हम आपके पास फिर से आएंगे और भी जानना चाहेंगे कि जो लगभग 1 सैकड़ा केस उन पे चल रहे हैं, तो इन पे अगर उनको सजा होती है तो क्या ये सजाएं साथ साथ होंगी जो उम्र कैद की, या अलग से होंगी? ये बहुत सारी अभी बातें हैं आपके पास। अलग अलग होती हैं, हर केस के अंदर अलग कन्विक्शन होता है। जी बिल्कुल अलग अलग होती है। अगर 7+7 की सजा मिली है तो उसका 14 साल हो गया। इस तरीके से ही अब उम्र कैद है तो उम्र तो डबल नहीं हो सकती, जितनी उसकी उम्र है उम्र कैद इज द मैक्सिमम। हो सकता है कुछ अपराध ऐसे हैं जैसे वहां बमबाजी और इस तरीके की चीजें हुई हैं, अगर माननीय न्यायालय को लगता है तो कन्विक्शन हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा का हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जी एमपी एमएलए कोर्ट के बाद क्या हाई कोर्ट में जाने का अधिकार रखता है वो अतीक? निश्चित तौर पर इसके ऊपर की दोनों अदालतें, आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दोनों जगह जाने का विकल्प किसी भी कन्विक्टेड व्यक्ति के पास और एक्विटल वाले के खिलाफ दोनों की चीजें। अगर किसी को बरी किया जाता है तो जैसे मुझे लगता है कि जो भी सरकार के वकील हैं या सरकार के पक्षकार हैं, जैसे इन 7 आरोपियों को बरी किया गया है तो निश्चित तौर पर आरिफ हैं और ये सब हैं, अशरफ वगैरह, इनके खिलाफ भी एक अपील वो फाइल कर सकते हैं इस जजमेंट के खिलाफ कि भाई 7 को आपने बरी किया है, कौन से ऐसे फैक्ट जिनको न्यायालय ने फाइंडिंग्स दी जाती है। जब भी कोई जजमेंट होता है उसमें फाइंडिंग्स दी जाती है कि फाइंडिंग क्या है, किस आधार पर जज साहब ने न्याय किया है, तो वो फाइंडिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है और रीजन फॉर जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 2-3 चीजें होती हैं जो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में आगे आप देखेंगे तो ये केस, जैसे कि आज अतीक अहमद के वकील ने किसी चैनल को बोला कि वो अब ऊंची अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, मुझे लगता है कि जो लोग बरी हुए, जिनका एक्विटल हुआ है, उसके लिए भी सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी होगी, ऐसे आसार लग रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ निशान ठाकुर जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं। निशान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मेरी आवाज आ रही है निशान जी आपको? आप आ रही है सर? आ रही है, बताइए। जी थोड़ा सा गूंज रही है ज्यादा आपका, वो लगता है स्पीकर खुला हुआ है, अब रिवर्स आवाज हम तक आ रही है। दोबारा देखिए। निशान जी, आज अतीक अहमद को उम्र कैद हुई है, आप स्वागत करते हैं? समाजवादी पार्टी पारिवारिक जो पीड़ित लोग थे उनका एक नोटिफिकेशन सुना गया है जी। मुझे नहीं लग रहा है कि पारिवारिक जिनके साथ ये घटना घटी गई थी वो इस फैसले से संतुष्ट हुए हैं जी। बाकी हम लोगों का, आपका संतुष्ट समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कानून के पक्षदार हो, सभी का यही है कि कानून का आदर करते हैं। लेकिन मेन बात है कि जिनके साथ ये घटना घटी गई थी उसका परिवार संतुष्ट है या नहीं है, ये अलग मुद्दा है। समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद रहे हैं, सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हैं, तो ऐसे लोगों को आपने संरक्षण क्यों दिया? ये कानून का एक विषय है जिसमें एक सजा की गई है, कानून का बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन बात सिर्फ उठती नहीं है कि अतीक अहमद जी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या अन्य कोई कार्यकर्ता हो, ऐसे कानून के अंदर बहुत से विधायक आते हैं जो अभी भी थानों में बेटियों के साथ असुरक्षित महसूस करती हैं। बात सिर्फ अगर आप अतीक अहमद की करेंगे तो कानून का फैसला, इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन हम और आपके संतुष्ट रहने से नहीं, पर जिनके साथ घटना गई थी उनका भी संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं, उनका संतुष्ट होना जरूरी है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन हमारा सवाल आपसे सीधे है कि जब ऐसे लोगों को कानून अब सजा दे रहा, न्यायालय सजा दे रहा, ऐसे लोगों को आपने 2004 में समाजवादी पार्टी में शरीक करके सांसद बनाया, तो उस समय भी इन पे आधा सैकड़ा केस चल रहे थे, तो ऐसा क्यों किया समाजवादी पार्टी? विषय अतीक अहमद नहीं होना चाहिए। आज के टाइम में महंगाई मुद्दा और कानून का सम्मान है, ये तो कानून ने जो किया बहुत अच्छा किया है। कड़ी से कठोर सजा, अगर वो दोषी है तो कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, लेकिन परिवार, पीड़ित परिवार का भी संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए, एक दूसरा सवाल हमारा आपसे है,
उत्तर प्रदेश में जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि सभी तरह के अपराधों में कमी आई है, जिसका विधानसभा में आंकड़ा भी सरकार ने प्रस्तुत किया है। ऐसे में आप इस बात से संतुष्ट हैं कि बाहुबलियों का, माफियाओं का, अपराधियों का वहाँ जो दबदबा है वो समाप्त हो रहा है धीरे धीरे? आप संतुष्ट हैं इस बात को लेके? जनता पार्टी के मेरे बड़े साथी भी बैठे हुए हैं और अधिवक्ता महोदय बैठे हुए, और आप खुद एक मीडिया चैनल से, प्रतिष्ठित चैनल से बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर कौन संतुष्ट है कौन नहीं है तो बताने की जरूरत है ही नहीं। कितने युवा बेरोजगार हैं, थाने में अपराध होते हैं। अरे हम अपराध की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई की मुद्दा नहीं है आज। अपराध क्या हो रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग जनता जानती है कि थानों के अंदर बेटियों के साथ दुराचार या सरकार के माध्यम से, ये आंकड़े तो कोई सरकार किसकी है? जो आंकड़े दिखा रहे हैं उन्हीं के तो अधिकारी होते हैं आंकड़े दिखाने वाले। बात समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है या बसपा की नहीं है या अन्य दलों, अन्य राज्यों में किसकी नहीं है। आंकड़ा तो सरकार दिखाती है ना जी। बात तो जनता की देखी जाए, जनता तो संतुष्ट नहीं है। मतलब जो सरकार ये दिखा रही है कि डकैती के मामले में, लूट के मामले में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जो सरकार ने प्रस्तुत किया है। डकैती के मामले में 79.83% की कमी आई है, लूट के मामले में 63.49% की कमी आई है, बलवा के मामले में 53.2% की कमी आई है। तो ये जो आंकड़े विधानसभा में प्रस्तुत किए गए तो सरकार ने झूठा प्रस्तुत किया है क्या? आपका कहना क्या है? मैं इतना कहना चाहता हूं कि अधिकारी जिन लोगों ने रिपोर्ट पेश की और सरकार के अधीन आते हैं कि नहीं आते हैं, एनआईए की बहुत बड़े चैनल और आप सभी के माध्यम से रिपोर्ट्स आई हैं, इनका आपराधिक ग्राफिक भी देखिए। मैं कानून के विषय पे बात करता हूं कि कानून अगर सम्मानजनक इन लोगों के साथ फैसला किया गया है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन परिवार का संतुष्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बार बार परिवार को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है, परिवार के लोग जाएंगे, जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो भी जा सकते हैं। 7 लोग जो रिहा कर दिए गए हैं, बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, उनके जा सकते हैं। लेकिन आपके ही प्रवक्ता लोग आरोप लगाते हैं कि एक वर्ग विशेष पे कार्रवाई ज़्यादा हो रही है, जबकि वो सूची भी बताते हैं कि ये अलग अलग नामों की सूची बताते हैं, उन पे दर्जनों केस है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये जनता जानती है और आप और हम सब जानते हैं। क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर किस तरीके की कानून व्यवस्था है, लेकिन कानून का जो आज ये अतीक के खिलाफ में फैसला आया है ये स्वागत योग्य है। समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन मांग जरूर ये करती है कि उसके जिनके साथ घटना हुई थी वो परिवार भी संतुष्ट हो। चलिए, गौरव जी मेरे साथ हैं। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही? नहीं आ पा रही है इस पे, जिस पे पैच किया है। आपकी तो आ रही, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है हम तक। आवाज आ रही है तो स्काइप से आ रही होगी फिर। हाँ, मुझे आ रही है, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, स्काइप से ही ले लेते हैं। हाँ, चलिए। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, चलिए। निशांत जी ने तो स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन इसके पहले कई इस तरह की बहस हो चुकी है, बात हो चुकी है। लगातार विपक्ष ये कहता रहा, चाहे कांग्रेस के हों चाहे समाजवादी पार्टी के हों, कि ठीक है अतीक अहमद पे कार्रवाई की है, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, 100 आपराधिक प्रकरण हैं। समाजवादी पार्टी, निशांत जी अब उस मुद्दे पे बोले ना बोले, समाजवादी पार्टी ने कई इनके आपराधिक मामलों को वापस लिया है। जब मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, कई मामले वापस लिए गए हैं। इसके बावजूद ये लगता रहा है आरोप, और दिख भी रहा, जो आंकड़े बताते हैं कि एक सीधे सीधे कहें अल्पसंख्यक समुदाय पे ज्यादा कार्रवाई हो रही है, ना कि दूसरे जातियों पे। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो सभी प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध है, और चाहे वो धर्म कोई हो, जाति कोई हो, बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। जैसा आपने शुरू में ही अपने प्रस्तावना में रखा, तमाम ऐसे सभी वर्ग के अपराधी होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बंटवारा उचित नहीं है। और आज ये जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इसमें जो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड की जो एक तकिया कलाम समाज में चल निकला था, आज ऐसा समझ में आया कि नहीं, ऐसे दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध भी न्यायालय, जब सरकार एक अनुकूल होती है, उसकी इच्छा शक्ति होती है, जो संबद्ध संस्थाएं होती हैं उनका भी मनोबल बढ़ा होता है, और तब उसके बाद इस प्रकार के परिणाम आते हैं। और इतना दुर्दांत माफिया जिसने पूरे सियासत को अपने कब्जे में रखा हो, जिसके विरुद्ध कोई बोलने की हैसियत में करता रहा हो, कभी 20 से अधिक जजों ने जिसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया हो,
कभी उसी न्यायालय से एक ऐसा आदेश पारित कराता है कि कुर्की करने वाला जो अधिकारी है उसी अधिकारी को बाकायदे नेम्ड करके वो आदेश आता है कि जितने सामान तुमने जब्त किए हैं वो बाइज्जत वहां पहुंचाया जाए। तो एक प्रकार का ये नए सूर्योदय की शुरुआत है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा निवेश आया। वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि आज अपराध मुक्त कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने कितना बड़ा परिवर्तन लाया है। और वो नए युवाओं के लिए, जो हमारे युवा जो बाहर पलायन कर जाते थे या अपराध की तरफ प्रेरित होते थे, आज वो सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा को ले जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है पूरे देश में और ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में अग्रसर है। मुझे लगता है कि आज का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा भविष्य के लिए और उन दुर्दांत माफियाओं और अपराधियों के लिए भी जो अपराध में अपनी संभावनाएं खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश मुफीद जगह उनके लिए कतई नहीं रही। 2017 से जो कार्यवाही शुरू हुई थी, 3000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर लेना, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 12000 करोड़ की इस प्रकार की संपत्ति और धन सरकार ने जब्त कर लिए। तमाम अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, इसलिए शांति व्यवस्था कायम है। कहीं एक दंगा नहीं हुआ पिछले 6 वर्षों में। वहीं बलवा में देखिए, डकैती में देखिए, बलात्कार में देखिए, पॉक्सो एक्ट में उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम है। महिलाओं के अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश देश में सर्वप्रथम है। ये बड़े बड़े परिवर्तन जो दिखाई दे रहे हैं, ये भविष्य के उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि आज का ये फैसला उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत संतोषजनक, हर्ष वाला फैसला रहा है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से आम जनता वहां पर उतर करके सड़कों पर उसके विरुद्ध नारे लगा रही थी। इसका मतलब है कि कभी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन आज न्यायालय के इस फैसले ने जनता का जो अपना इकबाल है, सरकार का इकबाल है, एक आम वोटर का जो इकबाल है, उसको बुलंद किया है, उसको बढ़ाने का काम किया है। इसका स्वागत करना चाहिए। और रही समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकियों का, जिहादियों का, जिन लोगों ने बम विस्फोट किए थे, निर्दोष और निरीह लोगों की हत्याएं की थी, उनके मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। और एक गहरा गठजोड़ अपराध जगत से समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र में रहा है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को 2022 में भी मुंह की खानी पड़ी, उनकी इसी भाषा ने, उनके इसी चाल चरित्र ने। और अब वो दिन समाप्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें भी अगर राजनीति करना है उत्तर प्रदेश में तो रचनात्मक राजनीति ही करनी पड़ेगी, अपराध मुक्त राजनीति करनी पड़ेगी। MY फैक्टर या कोई भी फैक्टर वो लगा ले, वो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम अपराध की तरफ तो वो बढ़ावा नहीं दे सकते, उधर प्रेरित नहीं हो सकते। समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। गौरव जी, मुलायम सिंह जी की बात अलग है, लेकिन अखिलेश जी ने ऐसे बाहुबलियों को, ऐसे अपराधियों को टिकट देने से भी मना कर दिया था। तो अखिलेश जी पे कम से कम इस तरह की तोहमत आप नहीं लगा सकते। अखिलेश जी देखिए, आजम खान किसके सरकार में समानांतर मुख्यमंत्री थे जी। आजम खान जी को भी कन्विक्शन हुआ है जी। और आजम खान भी अपने यहाँ कितने बड़े बड़े कांड किए रामपुर में, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुख्तार अंसारी के मामले में, जिसमें कार्बाइन मशीन गन उसके घर से बरामद हुई, जिस अधिकारी ने बरामद किया उसको ही सस्पेंड कर दिया, उसके ऊपर ही मुकदमा लगा दिया, उसको ही जेल में डाल दिया। ये तो वो डीएनए लाइन है इनकी कि वो उससे बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पूरा इकोसिस्टम ही उसी पर आधारित है, उनकी आधारशिला है उसी पर रखी हुई है, अपराध पर रखी हुई है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकते। हाँ, अखिलेश जी प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका समय अब जा चुका है, वो अपने अवसर को खो चुके हैं, इसलिए अब उनके लिए भी कोई गुंजाइश बची नहीं है। 2022 आपने देखा होगा क्या भाषा बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, और स्वयं अखिलेश किस प्रकार की भाषा बोल रहे थे। बदला लेने की बात करते थे, अधिकारियों को धमकाने की बात करते थे, 6 महीने में हिसाब कर लेंगे उसकी बात करते थे। तो ये सब जनता देख रही है और जनता और मीडिया इतनी वाइब्रेंट है कि आप उसको बरगला नहीं सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की चली हुई सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो जो निर्णय ली है, उसमें इच्छा शक्ति और नियत दोनों बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये डिलीवर करने वाली, निर्णय देने वाली और फैसले सामने देखने वाली ये सरकार है। जनता देख रही है इन चीजों को, तो मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए किसी प्रकार का। जी आलोक जी,
मेरी आवाज आ रही है आपको? आलोक जी, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही। दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि अतीक अहमद को जो आज कोर्ट ने सजा सुनाई है, इसका क्या मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में गया है? हालांकि बहुत मुख्तार अंसारी से लेकर अभी 31 लोगों की लंबी सूची है हमारे पास जो इस तरह के दुर्दांत अपराधी हैं, जेलों में हैं हालांकि वो, लेकिन सजा लंबे समय से, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 20 साल चली रही है। दूसरा, इसमें कितनी सच्चाई है कि एक वर्ग विशेष पर ही, एक वर्ग विशेष के ही यहाँ बुलडोजर चलता है? देखिए, पहला सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि आपका राजनीति में अपराधीकरण बहुत तेजी से चला था, और आपने देखा इलाहाबाद पश्चिम से लगातार 5 दफे विधायक रहे और 1 दफे जो है सांसद भी रहे, पार्लियामेंट में भी पहुंचे। उसके बाद उनका क्या पृष्ठभूमि थी, क्या उनका इतिहास था, वहां के बच्चे को सबको, इलाहाबाद के जो क्षेत्र में रहते हैं धूमलगंज, तो वहां सबको मालूम था। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि 100 से ज्यादा मुकदमे होने के बाद आज जाके 40 साल बाद एक पहला ऐसा उसमें हुआ कि जिसमें उनको सजा हो पाई, क्योंकि गवाही नहीं मिलते थे। अगर गवाह हिम्मत नहीं करता था, अगर देने जाता था, तो उसके साथ क्या होता था, ये सब सर्वविदित है, इसको बताया और समझाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे इसमें तो एक अच्छा मैसेज गया है उत्तर प्रदेश में कि कानून के हाथ जो है वो बंधे हो सकते, लेकिन लंबे हो कभी ना कभी जो है उसमें जो है चीजें सामने उभर के आ सकती हैं और काम हो सकता है। तो कानून की दृष्टि से देखा जाए, उत्तर प्रदेश को इस समय कानून व्यवस्था की सख्त जरूरत है। और योगी सरकार का पिछला 5 साल देखा जाए तो उसमें जो इस बार आए थे, उसका भी सिर्फ 2 ही कारण था कि मुफ्त राशन और सख्त शासन, जिसके बदौलत वो दोबारा जो है रिपीट हुई है। और ये एक बड़ा संदेश जाएगा, बड़े से बड़ों को जाएगा कि कानून जो है वो न बड़ा देखता, न छोटा देखता है, न प्रभावशाली है कि कोई अप्रभावशाली है। तो ये सब जो बातें जो थ्योरेटिकल कही जाती थी, आज वो प्रैक्टिकली हम लोग को देखते हुए नजर आ रही है। जी, दूसरा सवाल हमारा आपसे। जी, एक वर्ग विशेष यानी अल्पसंख्यकों के यहाँ ज्यादा तेजी से सख्ती की जा रही है, उनके यहाँ ज्यादा बुलडोजर चल रहे हैं, जबकि इसके पहले कई प्रवक्ताओं ने, निशान ठाकुर जी ने तो नहीं कहा, लेकिन कई प्रवक्ताओं ने कहा कि वहाँ ठाकुर राज चल रहा है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने देखा था बिकरू गंज का देखा था कानपुर के, जिसमें विकास मिश्रा का अभी देखा आपने कैसा हुआ। अभी आप अपनी रिपोर्ट में जो है झांसी की भी बात बता रहे थे। साथ ही में आपने देखा था एक और केस है जिसमें बाहुबली है, विशाल मिश्रा या विशाल सिंह करके हैं, उनके साथ भी हुआ। तो बहुत ज्यादा आप कह नहीं सकते। हाँ, कोई भी जब भी सरकारें होती हैं, उनकी कुछ विचारधाराएं होती हैं, और उस विचारधाराओं के तहत जो है अधिकारी लोग भी और तंत्र, जो शासन तंत्र है, वो काम करता है। ये सर्वविदित बात है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन चूंकि विक्टिम्स कार्ड ज्यादा खेलने लगते हैं, ऐसे में जो अल्पसंख्यक है वो कहने लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उसके साथ विपक्ष की तमाम ऐसी पार्टियां होती हैं जो कि धर्म के आधार पे बनी होती हैं, या धार्मिक, उनका वोट बैंक जो है एक विशेष वर्ग का होता है, तो वो इस तरीके की बातें करने लगती हैं। लेकिन हाँ, ये आप कह भी नहीं सकते कि जो कुछ भी होता है वो 100% जो है स्वच्छता से होता है और रामराज की तरह होता है। कुछ तो धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग सुलग रही होती है, कुछ तो सत्यता होती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफी निष्पक्षता से हो रहा है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल निष्पक्षता है, ना उनके कोई आगे है ना पीछे है, और वो निष्पक्षता से जो है देश हित में या प्रदेश हित में जो है आम जनता के लिए वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उनकी कुछ प्रतिबद्धता या बाध्यताएं हो सकती हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कह सकते कि केवल अल्पसंख्यकों के ऊपर ही जो है इस तरीके का बुलडोजर चल रहा है। बाकी जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पे बुलडोजर चलता है। जाति और धर्म से
ऊपर उठ के भी उत्तर प्रदेश में काम होते हुए देखा है। और जो रिपीट भी हुआ है, ये सरकार जो रिपीट भी हुआ है उसका भी आप बता सकते हैं, क्योंकि 25 करोड़ यहाँ की आबादी है, एक बड़ा सा प्रांत है, ऐसे में वोटर्स भी ज्यादा है, हर जाति धर्म के वोटर्स हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि किसी के पक्षपात में या किसी पर्टिकुलर वर्ग विशेष की वजह से ये सरकार रिपीट हुई है। सरकार आम आदमी की है और यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ गई, लोगों के अंदर जो है जागरूकता आ गई। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में 2007 से अगर आप देखें तो अगर बहन जी की बहुजन समाज की पार्टी थी तो यहाँ की जनता को मालूम था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे, आप खुल के काम कीजिए, अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, वो तो हमारे हाथ में, अगले साल बदल देंगे। फिर अखिलेश जी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो काम करना करिए। उन्होंने काफी काम करे, विकास के भी काम करे और तमाम चीजें हुए और उनके जो उनकी कमियां खामियां रह गई थी उसका नतीजा आपने भुगता। और कोई विश्वास नहीं करता था कि बीजेपी की भी सरकार आएगी, वो भी पूर्ण बहुमत की आएगी। तो ये हम उत्तर प्रदेश की जो वोटर्स हैं, जो उसकी जनता है, उनकी जागरूकता और उनकी मानसिकता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको मालूम है जिसको लाना है, पूर्ण बहुमत को लाना है, उसको पूरा जो है काम देना है, उसको पूरी छूट देनी है कि आप इस प्रांत को चलाइए। हाँ, अगर आप कोई गलती करते हैं तो फिर से जब 5 साल बाद इलेक्शन होंगे तो हम आपको बदल देंगे। तो इसलिए ये कहना कि किसी वर्ग विशेष के लिए हो रहा है वो बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, अनुचित ही होगा। जी श्रीवास्तव जी, क्या अतीक के अंत से क्या आपको लगता है ऐसा मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो आतंक का माहौल था उसका भी अंत हो जाएगा? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, 2-3 बातों को समझने की जरूरत है उत्तर प्रदेश के बारे में। जी। पिछले कई दशक से एक जो परंपरा चली आती थी, आ रही थी, इनमें ये बाहुबली एक जगह विशेष पर, जैसे गोरखपुर देख लीजिए, देवरी, आपका गाजीपुर, प्रयागराज, लखनऊ, ये तमाम जगहों पर लोग क्या है एक बड़ा एक जो वो खड़ा नेक्सस खड़ा करके रखे थे और उसके सामने कोई आता नहीं था। आम आदमी तो खैर उनके अगर कोई घटना या कोई ऐसी कोई अपराध होता था इन लोगों के द्वारा तो कोई सामने आके खड़ा नहीं होता था। ये बात मानना होगा कि पिछले योगी सरकार में जब से योगी जी आए हैं वहाँ पर, और एक जो है एक वातावरण जरूर बना है उत्तर प्रदेश में जिसमें कम से कम जो है अपराधियों में थोड़ा खौफ तो हुआ है। और उसका नतीजा ये है कि आज जो अतीक अहमद को जो सज़ा सुनाई गई है, इसका खौफ हमें लगता है कि ऐसे बड़े अपराधी जो बड़े दुर्दांत अपराधी कह लीजिए, उनमें बड़ा खौफ होगा, एक मैसेज जा रहा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बनता नज़र आ रहा है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा त्रिपाठी जी कि अभी देखिए ऐसे न केवल अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और भी कुल लगभग 33 ऐसे लोग हैं जो वांटेड हैं और इसी स्तर के अपराधी हैं। तो हमें लगता है कि उनको भी एक संदेश चला गया होगा कि अब ये सरकार उनको भी छोड़ेगी नहीं। अब इसमें आगे कितना बढ़ती है सरकार, किस तरह से कार्रवाई करती है, किस तरह का उसका प्रयास होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आम जनमानस में एक विश्वास तो जरूर जगह है कि जो 40 साल 50 साल से केसेस जिनके ऊपर हैं और किसी में कन्विक्टेड नहीं हो रहे हैं, अब उनको अभी कन्विक्शन होना शुरू हो गया। तो हमें लगता है कि आज वर्तमान स्थिति में जो भी प्रयास राज्य सरकार या योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उससे लोगों में काफ़ी एक तरह से विश्वास जगने लगा है कि ऐसे लोग जो कभी अपने हाथे में, कभी अपने बाड़े में, कभी अपने जगह पर बैठ करके अदालत छोड़ करके फैसला इनके यहाँ होते थे। कोई भी घटना होती थी तो फैसला ये लोग करते थे, यही नहीं कि जज, यही अदालत, यही सरकार, यही पुलिस, यही हुआ करते थे, जो अब ये नहीं है। और ये व्यवस्था ख़त्म होनी थी। खास करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ इतनी आबादी है, वहाँ पर इस तरह की अगर बातें थीं तो कहीं न कहीं से विकास अवरुद्ध हो रहा था, लोगों में विश्वास नहीं हो रहा था, इन्वेस्टर नहीं जा रहे थे, इस तमाम बातें हो रही थी। अब हमें लगता है कि आज का जो फैसला है, और भी कितने आपने बताया कि लगभग 100 के आसपास मामले हैं, कई में सज़ा हो सकती है। और अब जो है जजेज या जो जुडिशरी है, या फिर अभी आप बता रहे थे जैसे पुलिस जो है वहाँ की उनका जो है उनके जो खिलाफ जो बातें हैं जो अदालत तक नहीं पहुँचाती थी खौफ में या जो भी रहा हो जी। तो आप ये देखिए, आप लगभग जो है 7 सालों में अगर 10,500 इनकाउंटर होते हैं और करीब जो है 5-6 हज़ार लोग जो है उसमें पकड़े जाते हैं जी। कुछ लोगों की 172 लोगों की को जो है सीधा इनकाउंटर होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जनता में एक विश्वास पैदा कर रही हैं। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में
इस तरह के वातावरण की बड़ी ज़रूरत थी और मेरे ख्याल में लगता है योगी सरकार इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। निशांत जी, गौरव जी अपनी बात कह रहे थे तो आपको ऑब्जेक्शन था कहीं पे, क्या ऑब्जेक्शन था? नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, आपको नहीं, गौरव जी जब कह रहे, मैं निशांत जी से सवाल कर रहा हूं। जी निशांत जी। कोई गौरव जी की बात से ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन कई बार हाउस में भी हम लोगों ने डिमांड किया है और मांग की है कि जो काम को किया जा सकता है उसको बिगाड़ा भी जा सकता है, जिसको बिगाड़ा जा सकता है उसको सही भी किया जा सकता है। कई बार हम लोगों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी एक जाति प्रवृत्ति का जो डेटा है कि वो एक बार प्रोवाइड किया जाए। आज तक भी वो डाटा प्रोवाइड नहीं हुआ है। बात सिर्फ अतीक अहमद की नहीं है, अपराध उत्तर प्रदेश में रुकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उनका कर्तव्य बनता है कि अपराधियों पे अंकुश लगाया जाए, लेकिन विषय अगर देखा जाए तो व्यक्तियों को टारगेट किया जाता है। कई बार हम लोगों ने मांग की है, नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव ने मांग की है सदन में, हाउस में, कि एक बार जातीय डाटा आपराधिक का निकाल के लाया जाए। मैं जिस प्रजाति से बिलोंग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बिलोंग करते हैं और शायद आप जानकारी है कि आप भी उसी से करते हैं। बाकी अगर अपराधी की जाति का धर्म नहीं है, लेकिन सार्वजनिक करें माननीय मुख्यमंत्री जी तो अच्छा रहे, पता रहे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कितनों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं सरकारों के अंदर। जी ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कानून के पक्षदार भी जानते हैं, आप भी जानते हो, चैनल के सभी लोग जानते हैं। इतना प्रतिष्ठित चैनल है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन मजबूरी है कि सरकारों के सामने बोल नहीं सकते हैं हम लोग। एक तरफा किस पे कार्रवाई हो रही है? एक तरफा किस पे हो रही है? बहुत से लोगों के नाम है, बहुत से लोगों के टारगेटिंग है। मतलब विषय है कि अतीक अहमद जी का जो फैसला आया है वो संतुष्टिजनक है या नहीं है, उसका परिवार संतुष्ट होना चाहिए। हम और आप तो कानून के सम्मानीय लोग हैं, कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार हाउस में कहा गया है और मैं दोबारा से भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि एक बार जातीय आपराधिक डाटा हाउस के सामने पेश किया जाए। जी चलिए, वो हम गौरव जी से पूछ लेंगे एक बार, फिर नवीन दुबे जी के पास चलते हैं। नवीन जी देखिए, ये अपहरण का केस अधिकतम उम्र कैद हो सकती है, लेकिन हत्या, दो हत्याएं, उमेश पाल और राजू पाल, और इसके अलावा तो और बहुत सारी उन पे हत्या के प्रकरण दर्ज होंगे। उन पे ये सारे मामले जब इन पे सुनवाई होगी, इन पे सजा सुनाई जाएगी या सजा मुक्त किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ताउम्र जेल में रहने से भी बड़ी सजा हो सकती है? आप वकील हैं, ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और दूसरा, MP MLA कोर्ट किसके इक्वल होती? क्या डीजे के यहाँ उच्च हाई कोर्ट के पहले और भी कहीं जाया जा सकता है इसके अपील के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, सेशन कोर्ट का दर्जा उसको प्राप्त है, इसके बाद सीधे हाई कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं जी। जाके दोनों पक्ष, जिसको कन्विक्शन हुआ है वो भी पक्ष जा सकता है, और जिन लोगों जो विक्टिम्स थे, जो प्लीड कर रहे थे, सरकार स्टेट वर्सेस अतीक अहमद एंड अदर्स मुकदमा था ये, तो जो बाकी सरकार का पक्ष है वो भी, बाकी लोग जो एक्सटल हुआ है, 7 लोग बरी किए गए हैं, उनके खिलाफ भी अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं और उस पर निर्णय पर पुनर्विचार हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, आदरणीय श्रीवास्तव जी को भी मैं सुन रहा था, आलोक जी को भी सुन रहा था। 2 चीजें हैं, देखिए, ये जो कन्विक्शन हुआ है ये न्याय प्रणाली के तहत हुआ है। अभियोजन पक्ष को कितना मजबूत किया सरकार ने, ये सरकार ने अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें कि पूरे 75 जिलों के अंदर जहां भी अभियोजन पक्ष के वकीलों की नियुक्ति की जाती है वो राजनीतिक होती है, सरकार की तरफ से होती है, इसको नकार नहीं सकते हैं। सपा की सरकार थी तो सपा के लोग थे, भाजपा की सरकार है तो भाजपा के लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि न्याय में डिले क्यों होता है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो जो नियुक्तियां होती हैं उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल जुगाड़ तंत्र पर वो नियुक्तियां होती है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर उसके लिए भी आप एक परीक्षा आयोजित करें, एक क्राइटेरिया बनाए, तो मैं समझता हूं कि एक तो अभियोजन पक्ष एक्टिव रहेगा, दुर्भाग्य। और दूसरी चीज बता दूं, एक न्यायालय में 1 से 2 कर रखे हैं, मुकदमे तमाम चल रहे हैं। आप सरकारी वकीलों की नियुक्तियां बढ़ाइए, उनको मानदेय दीजिए और देखिए उनके ऊपर जिम्मेदारी डालिए
कि आपको इन केसेस में पूरी जिम्मेदारी के साथ पक्ष रखना है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोई चीज रह जाए जो आपने सेशन कोर्ट में नहीं कही है जी। ये सब चीजें होनी जरूरी। अभी क्या है, जुगाड़ तंत्र चल रहा। अभी अपराध को कम करने की बात करिए। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं साहब त्रिपाठी जी, दो तरीके का क्राइम है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। आपने अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वालों को टारगेट किया, पुलिस के पास सूचना तंत्र मुखबिर के द्वारा सूचना थी, उन्होंने उठाया, पैर में गोली मारी और आपने वाहवाही लूट ली जी। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड तंत्र जो क्राइम कर रहा है। आज तमाम लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि सरकार को करना चाहिए। उसके लिए अलग से अगर मंत्रालय है आपका सूचना है प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसको और स्ट्रॉन्ग करें। तीसरी चीज आती है पूर्वांचल के बड़े माफिया जी। पूर्वांचल के अंदर मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर 70-80 माफियाओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त घूमती है, और वास्तव में लोग जो आरोप लगाते हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा हमको कि वो आरोप सही है, क्योंकि सरकार उन पूर्वांचल के एक भी माफिया का नाम बता दे, और गौरव जी हमारे बेटे वो बता दें कि उन्होंने कोई ऐसे माफिया के घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाई है, जो सरकार के मुखिया की जात से आते। पहली चीज। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी पर आता हूं। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, गुंडे माफियाओं को पल्लवित पोषित किया गया है, इसको नकार नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश की आम जनता इस चीज को महसूस करती है। वर्तमान सरकार में जनता इस चीज से, जो मोहल्ले की छोटे लेवल की गुंडाई हुआ करती थी, उससे मुक्त हो चुकी है। ये वो स्वीकार करते और इसीलिए वो वाहवाही करती है योगी जी की। वास्तव में ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज में एक कदम अच्छा उठाया है। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जो मोहल्ले में रंगदारी, हफ्ता वसूली, ये सब हुआ करते थे छोटे छोटे शहरों में, वो बंद हो गए हैं। ग्रामीण स्तर पर ये अपराध हुआ करते थे, वो बंद हुए हैं। काफी हद तक कमी आई है। इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने प्रशासनिक अमले को जो चुस्त दुरुस्त किया है, वो उसके लिए मैं बिल्कुल बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मित्र को। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही, अभी आप देखिए बहुत अच्छा चुनाव अखिलेश जी लड़े थे, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो डेंट इनकी इमेज पर लगा हुआ है उसको कैसे धोएंगे, मुझे नहीं लगता वो इतना आसान हो पाएगा। क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं और अभी भी आपके लोग, मैं देखता हूँ टीवी चैनलों पर, पैरोकारी कर रहे हैं उन गुंडों की, माफियाओं की। अरे भाई आप आइए ना निष्पक्ष होके जी। आप अगर आप लोकतंत्र में बैठे हैं, एमपी के एमएलए कोर्ट के अंदर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जी? सबसे बड़ा सवाल मेरा आज ये है, आपके चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों से वो चिंतन करें, इस देश के अंदर आखिर जरूरत क्यों पड़ी एमपी एमएलए कोर्ट बनाने की? पहले ये अवधारणा है हमारी कि हमारे जो माननीय आ रहे हैं उसमें अधिकतम तो अपराधी किस्म के हैं जी, जी। उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, और उन मुकदमों का निस्तारण आप देखिए कितना लंबे समय लग रहे हैं, निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं। स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, स्पेशल अभियोजन पक्ष है, बावजूद इसके अगर इतना समय, 2006 का अपराध है, किडनैपिंग 2006 में हुई है, सजा हो रही है 2023 में आके। एक चीज है नवीन जी यहाँ पूछना चाहेंगे, अगर अतीक पूर्व विधायक या पूर्व सांसद नहीं होते तो एमपी एमएलए कोर्ट में केस ही नहीं चल पाता? नहीं चलता तो वो अपने आप को निकाल ले जाता 100। उसने बाकी मामलों में ऐसा किया है जी। ये सत्यता है। आपने एक बात को इशारा किया कि पूर्वांचल में जो माफिया बाहुबली हैं, वो आपका इशारा किस ओर था? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के तमाम हैं, उनके नाम चल रहे हैं। एक माफिया की बीवी पत्नी जो है वो निर्दलीय मोदी जी के क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव जीत जाती है। वो माफिया क्या, उस पर क्या कार्रवाई की गई है बता दें। चलिए गौरव जी बैठे हैं, बताएं। मैं तो बेबाकी के साथ बात करने वाला आदमी हूँ। गौरव जी बता दीजिए। प्रशासन के तंत्र में डंडा आपके हाथ में, तो समान रूप से चलाइए, तभी आप प्रदेश को भयमुक्त बना पाएंगे और तरक्की के रास्ते खोल पाएंगे। चलिए गौरव जी, बहुत बड़ा आरोप लगा है। आरोप इस बात का है कि उनके समाज के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। दूसरा, निशान जी ने इसके पहले कहा कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं मेरे सामने हैं, जो विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किया गया था सरकार की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा आंकड़े बनाने वाले अधिकारी होते हैं, यानी आंकड़े भी झूठे हैं। लेकिन पहले हम नवीन जी ने जो बात कही है कि योगी जी के जो अपने समाज के लोग हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण भी बनारस लोकसभा क्षेत्र का दे दिया है। एक अलग विषय है, लेकिन आपने शुरू में ही अपने प्रस्तावना में तमाम अपराधियों का जो नाम लिया, उसमें हर जाति हर मजहब के लोग समाहित थे। और रही पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफियाओं की जहां तक बात है, तो उनको सजा देना
न्यायालय का काम है। आज इस माफिया को भी जो सजा मिली है वो न्यायालय के तहत मिली है, न्यायालय ने दिया है। और निश्चित रूप से उनके ऊपर जो मामले लंबित हैं, न्यायालय में जब उनका समय आ जाएगा, निश्चय ही उनके ऊपर भी जो न्यायालय फैसला देगा उसका क्रियान्वयन सरकार करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे जिस जाति या धर्म का व्यक्ति है, माफिया है, अपराधी है, यदि कहीं वो अपराध करेगा या अपराध की तरफ किसी भी प्रकार से समाज को प्रेरित करने का काम करेगा, तो हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई करेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो। और वो हमारी सरकार ने साबित किया है। तो एक उदाहरण बता दें, किसी के विरुद्ध यदि किसी ने अपराध किया हो और हमारी सरकार ने संरक्षण दिया हो, विशेष करके जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है, उसकी पूरी जड़ में मट्ठा डालने का काम हमारी सरकार की नीति ने किया, हमारी सरकार ने किया है। और इन्हीं गौरव जी नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। नवीन जी, गौरव जी, मैं तो एक ही बात पूछ रहा हूँ कि गौरव जी एक मिनट सुन लीजिए। जी नवीन जी, मेरा तो एक ही कहना है, पूर्वांचल में आप जौनपुर का नाम ले लीजिए, गोरखपुर का नाम ले लीजिए, बस्ती का ले लीजिए, बलिया का ले लीजिए, कहाँ जाना चाहते हैं? इलाहाबाद चले जाइए, केवल एक ही अपराधी नहीं है वहाँ बहुत सारी लंबी फेहरिस्त है वहाँ की। नाम भी बता दीजिए लगे हाथ। नवीन जी, अजय मर्दान, मुन्ना सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, कितने नाम गिनाऊं? धनंजय सिंह, कितने नाम गिनवाते हैं आपको, बताइए। चलिए गौरव जी, आप एक की बुलडोजर चला हो, या तो ये कह दीजिए कि क्लीन चिट है इनको, इनका कोई अपराध नहीं है, ये बेचारे गरीब थे, फंसाए गए हैं, इनके नाम पे तो मुकुट लगा दिए गए हैं अपराध के, ये बता दीजिए। दूसरी चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का जो छोटा गली मोहल्लों का क्राइम था, उसका भुगतान वो भुगत रही है, लेकिन माफियाओं को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उसमें ट्रीट करने से आप भी कहीं ना कहीं बचने का काम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जी गौरव जी, देखिए, हमारी सरकार ने ही माफियाओं की लिस्ट जारी की थी पिछली सरकार में ही, और उसमें हर वो माफिया था जिनका आपराधिक बैकग्राउंड या आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और आज यदि न्यायालय के आदेशानुसार वर्तमान में जो भी उसकी स्थिति है, चाहे उसका कन्विक्शन हुआ हो या जेल में हो या फिर बेल पर बाहर हो, लेकिन अपराध शून्य उत्तर प्रदेश बनाने में हमारी सरकार कटिबद्ध है और उस संकल्प को हर क्षण पूरा कर रही है। और यही वजह है कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनाती, वो सामूहिक रूप से बनता है, पूरे देश का बनता है, और उसमें सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है और वो आंकड़े स्पष्ट बोल रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे हेल्थ का डेवलपमेंट हो, किसी भी डेवलपमेंटल कार्य में कोई भेदभाव नहीं दिखता है और समान रूप से वो चीजें जमीन पर दिखाई दे रही हैं, और इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। कहीं किसी भी माफिया या अपराधी को कहीं भी संरक्षण प्राप्त हुआ हो, एक उदाहरण भी अगर दे दे तो मैं समझूंगा कि इस सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हमारी सरकार के वरदहस्त में कहीं कोई अपराधी या माफिया अच्छा, 2-4-10 नाम बता दीजिए, आधे दर्जन नाम बता दीजिए, आधे दर्जन नाम बता दीजिए जो गिना रहे हैं हमारे नवीन जी, उस तरह के अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चला हो, 2-4 नाम बता दीजिए। देखिए, जिसका अवैध होगा, न्यायालय से आदेश जिसका होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई। ये जितने बुलडोजर चल रहे हैं जिनके घर में न्यायालय का आदेश नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि न्यायालय के आदेश से बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। गौरव जी कह रहे हैं, जिनका नाम लेकर के कह रहे हैं, किसी माफिया की अगर पत्नी अगर विधायक है, विधायिका है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? वो निर्दल विधायक है, भारतीय जनता पार्टी ने विधायक नहीं बनाया। सवाल ही उठाया मैंने, सवाल ये है कि वो जो माफिया है पर क्या कार्रवाई, इसमें वो कन्विक्ट हुआ हो। ब्रजेश सिंह पर आपने क्या कार्रवाई की? मैं नाम लेके बोलता हूँ, हम लोग तो वकालत करते हैं, हम लोग अपराधियों से नहीं डरते हैं, हम तो बेबाकी से नाम ले रहे हैं। ब्रजेश सिंह पर आपने क्या कार्रवाई की, बता दीजिए। चलिए गौरव जी, न्यायालय के अनुसार जिस दिन आदेश आएगा, जिस दिन आदेश आया, भैया बुलडोजर के लिए कोई आदेश थोड़ी आता है। बुलडोजर के लिए कोई आदेश नहीं है गौरव जी, गौरव जी बुलडोजर के लिए कोई आदेश नहीं है, बुलडोजर के लिए कोई आदेश नहीं है, अदालत के आदेश से बुलडोजर नहीं चल रहा है। उसमें भी बाकायदे कानूनी प्रक्रिया है, जिनका अवैध निर्माण है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनका चेक करा लिया आपने? नहीं, मेरे सवाल का जवाब है, इन अपराधियों का आप चेक करा लिया? आप कोई एग्जांपल बताइए जो अवैध निर्माण हो उनका। नहीं, इतने नाम के नाम के मैंने आप एक का बता दीजिए कि साहब इसका चेक हो गया, ये सही है, इसका कोई अवैध निर्माण नहीं है, इसने कहीं कोई भूमि कब्जा नहीं की है, कहीं लोगों को सताया नहीं है, कहीं किसी के हत्या नहीं की, किसी के साथ लूट नहीं की। बताइए तो अवैध हो और उस पर कार्रवाई न हुई हो।
अरे साहब, आप बता दीजिए, आपके डिपार्टमेंट, आपके बनारस प्राधिकरण, जौनपुर ने, डीएम ने, गोरखपुर प्राधिकरण ने एनओसी दे दी है कि सरकार के पास किताब इन लोगों के अवैध निर्माण नहीं है 1 इंच भी? आप बताइए। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसी संपत्ति जो अपराध से अर्जित की हो साहब, सरकार में आप बैठे हैं मेरे भाई। चलिए नवीन जी उत्तर नहीं आ पाएगा। गौरव जी भी अपने किसी उसके तहत बंधे हुए हैं। आलोक जी आपकी न्यायालय के आदेश के अनुसार जो भी फैसला गौरव जी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बुलडोजर न्यायालय के आदेश के साथ नहीं चल रहे हैं। बुलडोजर अपराधी अगर अपराध करता है, कुछ भी बात होती है, सीधे पुलिस के आदेश पे बुलडोजर चल जा रहा है। उसमें न्यायालय के आदेश आप बता दीजिए कितने न्यायालय के आदेश से बुलडोजर चले। खैर, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। आलोक जी, आपके हमें इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहिए कि आगे अब क्या। देखिए, ये एक नजीर हो गई है, एक रास्ता खुल गया है कि प्रभावशाली भी हैं और राजनेता भी हैं और बाहुबली भी हैं, उसके बाद भी जो है कार्रवाई हो सकती है। न्यायालय ने एक नजीर पैदा की है, तो ये एक प्रकार का अपराधियों में डर पैदा करेगा और साथ में भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो राजनीतिक पार्टी हैं इस तरीके के बाहुबलियों को अपनी पार्टी में लेने से बचेंगी। तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। इस तरह की कार्रवाई त्वरित और भी होनी चाहिए जिससे कि जो अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाए। आलोक जी, थोड़ा सा एक और जानकारी चाहिए था। जो नवीन जी कह रहे हैं, बहुत साफ कह रहे हैं, नाम सहित बता रहे हैं, ब्रजेश सिंह हो चाहे अन्य हो, क्या इन पे भी बहुत सारे प्रकरण दर्ज है, अपराधी हैं, एक जाति वर्ग के लोगों को, खास जाति वर्ग के लोगों को, और उन पे कार्रवाई नहीं हो रही? बहुत संक्षिप्त में, आपकी मर्यादाएं हैं अपनी, लेकिन संक्षिप्त में। जी, अपराधी मामले तो इन पे भी हैं और इसके अलावा भी और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो कानूनी कार्रवाई आप जानते ही हैं अपनी स्पीड से चलती है। उम्मीद है कि धीरे धीरे कार्रवाई होगी और इनके दरवाजे तक भी पहुंचेगी। श्रीवास्तव जी, समय समाप्त हो रहा। आपकी इस पूरे मुद्दे पे त्रिपाठी जी अपने क्या तर्क हैं? क्या नवीन जी ने बहुत सारी बातों को बड़ा खुलासा किया जी। ये बात सच है कि ये एक नज़ीर होगा, इतना बड़ा माफिया और जिसका इतना बड़ा प्रभाव है। 4 बार एमएलए रह चुके हैं, 1 बार एमपी रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी कोई कार्रवाई अदालत देती है तो निश्चित रूप से नज़ीर बनती है। एक इसके पहले भी एक जो है बाहुबली हैं, अमरमणि त्रिपाठी, अभी जेल में ही है। बहुत सारे लोग जेल गए हैं, कोई बहुत बड़ी नज़ीर नहीं है। नज़ीर तो तब हो जब सारे लोगों को एक कोर्ट जो फैसला सुनाए और इस तरह की व्यवस्था करे। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में जिस तरह से कहा गया है, तो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिससे डर बस, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत है और योगी सरकार को उसमें जो वो भी मिले है, सफलता भी मिली है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जितने लोगों के नाम गिना रहे थे नवीन जी, इन पर भी कार्रवाई इसी तरह से होनी चाहिए। बुलडोजर के लिए कोई आदेश नहीं है, बुलडोजर तो सरकार चलवा रही है। अदालत तक लोग पहुंचते कहाँ? जब तक अदालत से आदेश लेने जाते हैं तब उसके पहले बुलडोजर चल चुका होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ों को, सारी बातों को अगर एक वो निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, तो एक बात सच है कि पिछले 6-7 सालों में योगी सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो जो है एक बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई से लोगों को विश्वास भरा। लेकिन सवाल है कि अगर सब पर समान रूप से की जाए तो और अच्छा प्रयास होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, और हमें लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थितियां बनेंगी। हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, निशान जी आपका, नवीन जी आपका, आलोक जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद माफियाओं और बाहुबलियों पर हुई कार्रवाई को लेकर। निश्चित तौर पर आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश में होने वाले सभी तरह के अपराधों में कमी आई है। खासकर बाहुबलियों के आतंक से जनता को काफ़ी हद तक निजात भी मिली है। मगर विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार एक विशेष वर्ग पर ही कार्रवाई कर रही, जबकि दूसरे वर्ग के लोगों पर भी गंभीर अपराधों की लंबी सूची है, जिन पर सरकार कार्रवाई करने से के बजाय उनको संरक्षण देती है। जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष के सारे आरोप बेबुनियाद है। बहरहाल तर्क वितर्क अपनी जगह है, लेकिन अतीक अहमद जैसी माफिया को सजा मिलने से अपराधियों के बीच यह संदेश जरूर गया है कि अब उत्तर प्रदेश पहले जैसा नहीं रहा। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।